टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गौरी क्यों भारत में आक्रमण करना चाहता था और उसने कैसे तुर्की राज्य स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो ये आज हमारा टॉपिक है, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। देखिए, सबसे पहले भूमिका समझ लीजिएगा। गजनी कहाँ है? गजनी इधर है और गजनी पर महमूद गजनवी वंश का शासन था, यामनी वंश का शासन था और उसके बाद यहां पर एक गौरी वंश का उदय होता है, गौर वंश का उदय होता है। ठीक है, अब ये भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण करेगा। महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो केवल और केवल उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यहां से धन प्राप्त करना था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो आया, गौर वंश ने जो भारत पर आक्रमण किया, उसका उद्देश्य धन के साथ साथ प्रमुख जो उद्देश्य था वो था अपना राज्य स्थापित करना। और इसीलिए उसके जो गुलाम है वो बहुत बड़े एक क्षेत्र पर लगातार आक्रमण करते हुए आगे चले जाते हैं। ये जो नक्शा में दिखाई दे रहा हूं आपको, ये गौरी वंश का है, मोहम्मद गौरी का है। पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। अन्य नाम की बात करें तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम गोरे था। इसका जो जन्म था 1149 में गौर में हुआ था, जो आधुनिक अफगानिस्तान में है। साथ ही इसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 को हुई और यह दमयुक नामक स्थान पे हुई और यह जिला जो है वो झेलम जिला और वर्तमान में यह स्थान आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मोहम्मद गौरी का जो जीवन परिचय है, इसका जो मोहम्मद गौरी गजनी और हेरात के मध्य एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में शासक था और इसका जो वंश था वो आपका संसवनी वंश था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था और ये दो भाई थे, गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में जो आक्रमण किया था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। 12वीं सदी में गौर वंश का उदय हुआ और इस वंश की जो नींव डाली थी वो अलाउद्दीन ने डाली थी। अलाउद्दीन ने जो महमूद गजनवी उसके पूर्वजों की जो कब्र खोद करके निकाली और वहां के जो अमीर थे उनकी हड्डियां निकाल करके मैदान में जलाकर फेंक दी थी। इसलिए उसने एक उपाधि धारण की थी, जहां सोच। ठीक है, तो अलाउद्दीन की जो उपाधि थी वो जहां सोच की उपाधि थी। ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। तो यहां हम देखते हैं पहला जो कारण है कि वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये दो भाई थे, मैंने बताया आपको। बड़े भाई ने कहा कि मैं पश्चिम की ओर विस्तार करूंगा और जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है तो इसने कहा कि मैं पूर्व की ओर विस्तार करूंगा, क्योंकि नीचे दक्षिण में वो ईरान का भी थोड़ा मौजूद शासक था। ठीक है, दूसरा था पंजाब पर विजय। पंजाब पर विजय चूंकि उपजाऊ क्षेत्र था, दुआबा है वहां पर, सिंधु नदी का पूरा उपजाऊ क्षेत्र था और वो रेवेन्यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो पंजाब की विजय करना उससे अनिवार्य था ताकि अपनी जो आर्थिक शक्ति है मजबूत कर सके, क्योंकि अर्थ से ही आपकी राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है। साथ ही धर्म प्रचार, धर्म को इसने एक राजनीति के रूप में यूज किया था। और ध्यान रखिएगा, इनके यहां जो धर्म है वो एक राजनीति से जुड़कर ही एक तत्व रहा है। और धन की प्राप्ति, देखो धन की प्राप्ति साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, सैनिक खर्च के लिए, अपने खर्चों के लिए और जो ब्यूरोक्रेसी थी उस वक्त उस पर खर्च करने के लिए धन की तो प्राप्ति एक प्रमुख लक्ष्य आक्रमण का रहा ही रहा है। 4 प्रमुख लक्ष्य हैं: साम्राज्य का विस्तार, पंजाब विजय, धर्म प्रचार और धन की प्राप्ति। अब उस वक्त हम ये देख लेते हैं कि भारत में तत्कालीन स्थिति क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिंध वाला है, जो सिंध का जो इलाका था और यहां पर सुम्र जाति का शासन था। साथ ही मुल्तान जो है इस पर आपका करमाथी जाति का शासन था और ये सिया संप्रदाय के थे। करमाथी लोग थे, पहले बौद्ध थे। पंजाब में खुसरो मलिक, जो कि खुसरो मलिक का शासन था, पंजाब में ये वाला इलाका है। और ये गजनवी वंश का एक शासक था। ठीक है, तो यह पूछ लेता है खुसरो मलिक कौन था।
इसका संबंध गजनवी वंश था और इसने कहा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। गुजरात और काठियावाड़ की बात करें तो गुजरात और काठियावाड़ ये वाला सेक्शन पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ा थी। कौन सी? अनहिलवाड़ा। इसका जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था और दिल्ली पर शासन जो था वो आपका कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है, पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, जिसके ऊपर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो आदिकाल का रासो साहित्य में एक प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। साथ ही कन्नौज की हम बात कर लेते हैं तो कन्नौज में गहड़वाल वंश के शासक जयचंद का शासक था और कन्नौज और दिल्ली के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद्विता रहती थी। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था और उस वक्त तत्कालीन जो शासक था वो परमार देव था। बंगाल की बात करें तो पाल और सेन वंश का शासन था। ये आपका बंगाल का हो गया। तो यहां पर किसका शासन था? पाल और सेन वंश का शासन था। ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी। मैप बनाएंगे तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मोहम्मद गौरी ने पहला जो आक्रमण है अपना, पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था और वो किया था 1175। कब किया था? 1175 में। और मुल्तान को उसने जीत लिया और इसलिए इसने गोमल दर्रे का प्रयोग किया था। कौन सा? गोमल दर्रा पड़ता है यहां, उसका प्रयोग किया था। और यहां पर सिया मत के मानने वाले करामती शासन कर रहे थे। ये करामती मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे और मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को जब जीत लिया था तो उसे आगे की रणनीति मालूम पड़ गई थी कि आगे के विस्तार से मुझे फायदा हो सकता है। अब मोहम्मद गौरी पर भारत का जो दूसरा आक्रमण है, मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा जो आक्रमण है वो 1178 में किया था और अनहिलवाड़ा में किया था, ठीक है। यह आधुनिक कहां पर है? पाटन में है, गुजरात में। चालुक्य वंश का जो मूलराज द्वितीय था या जिसे हम भीम द्वितीय भी कहते हैं, तो इन दोनों की लड़ाई माउंट आबू पर्वत की तलहटी में हुई और इसमें मूलराज द्वितीय ने या भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित किया था। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। छात्रों ये बात समझ लेना है कि उसकी दो पराजय हुई हैं, वो मैं क्रम से आपको बताऊंगा। जैसे पहली पराजय थी मूलराज द्वितीय की, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और मैं लगातार कहता हूं कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मेरे भी बीच में 2-3 दिन में आपको वीडियो नहीं मिले, उसके पीछे ये काम था कि मुझे एडमिशन कराना था और उसमें भागदौड़ में मुझे ही ज्यादा काम करना पड़ा। तो स्वाभाविक है जब मुझे वीडियो बनाने और भागदौड़ मुझे ही करना है तो वो गैप हो गया था, लेकिन इस गैप की भरपाई हम इसी हफ्ते कर लेंगे। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? मूलराज था और मूलराज द्वितीय, ध्यान रखना, ठीक है। इस युद्ध का संचालन किसने किया? तो नायका देवी ने किया था, जो भीम द्वितीय की मां थी। यानी इनकी रणनीति के पीछे में किसका योगदान था? नायका देवी का योगदान था। अब बात करें मोहम्मद गौरी के भारत पर अन्य आक्रमण, ये क्रमबद्ध तरीके से जब आ जाता है, क्रम लाने को आ जाता है, वहां दे सकता है। तो 1179 और 86 के बीच में मोहम्मद गौरी ने पंजाब को जीत लिया था और यहीं पर इसने खुसरो मलिक है उसको पराजित कर देता है। 1179 में इसने सियालकोट पे अधिकार किया और 1186 तक मोहम्मद गौरी ने लाहौर, सियालकोट और भटिंडा को जीत लिया था। अब भटिंडा का जब किला इसने जीत लिया तो इसकी सीमा और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के राज्य से टकराने लगी और भटिंडा पर राजपूतों का शासन था। अब यहां पर लड़ाई होनी अनिवार्य हो गई, किसके बीच में? अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और दोनों की सेनाएं तराइन के युद्ध में, तराइन के मैदान में आकर खड़ी हो गई 1191 कब? तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। वो पड़ा हुआ था अपने गुलामों के बीच में, उसके कुछ दास और गुलाम गए, उसे उठा करके लेके गए। ध्यान रखिएगा, यही भारतीय राजपूतों की बड़ी कमी भी है कि ये अपने सिद्धांतों के साथ युद्ध किया करते थे, ये अपने मानक बनाए हुए थे, लेकिन जो तुर्क थे उनके लिए कोई मानक नहीं था, उनके लिए जीत ही सर्वोपरि, दो छल कपट जैसे भी हो उन्हें जीत ही हासिल करनी होती थी। उसके विपरीत भारतीय जो राजा थे पीठ पे वार नहीं करेंगे, रात में हम युद्ध नहीं करेंगे, धोखे से वार नहीं करेंगे, ये उनके बहुत आदर्श जो मानक थे
और यही आदर्श बाद में इनकी पराजय के कारण भी बने थे। अब तराइन का पहला युद्ध की बात कर लेते हैं। तो तराइन के पहले युद्ध में 1191 ईस्वी में हुआ, ये गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ, और पृथ्वीराज तृतीय की जो उपाधि है वो छात्रों राय पिथौरा है। किसकी है? राय पिथौरा है। ये कई बार उपाधि पूछी भी गई है। इस युद्ध में क्या है, जो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, मैंने बताया था आपको। अब अगली साल यानी 1192 में अपनी इस पराजय से बहुत वो दुखी हुआ और अपने उसने सर्वश्रेष्ठ गुलामों को इकट्ठा किया। उन सर्वश्रेष्ठ गुलामों में खारबक, खामेल, इलाहा और मुकत्तबा। ध्यान रखना, ये बहुत योग्य सेनानायक थे, और मोहम्मद गौरी कहता भी है कि मेरे राजवंश का, मेरे राज्य के उत्तराधिकारी मेरे गुलाम होंगे। तो ये अपने गुलामों को बहुत अच्छी तरह से रखता था। उसमें तराइन के जो द्वितीय युद्ध में इसके साथ जो मुख्य सेनापति थे वो खारबक, खामेल, इलाहा और मुकद्दमा थे। साथ ही एवक, एल्दोज और कुबाचा इसके गुलाम थे। धारणा बहुत महत्वपूर्ण ये गुलाम है, बाद में इसके साम्राज्य का जो बंटवारा है वो इन्हीं में होगा। तो ये आपके सेनापति हैं और ये ऐसे गुलाम है जिनका भारतीय राज्य में जो मोहम्मद गौरी का जिनमें राज्य का बंटवारा हो जाएगा। अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा करके अजमेर और दिल्ली तक क्षेत्रों को जीत लिया, और इसी के साथ चौहान साम्राज्य का अंत हो जाता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उस वक्त के तत्कालीन जो शासक हैं कन्नौज के गढ़वाल, उन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। वो आपसी प्रतिद्वंदिता थी, उसका कारण हम अलग वीडियो में जब गढ़वाल वंश पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इस युद्ध के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। तत्कालीन जो इतिहासकार है मिनहाज उस सिराज, उसने कहा कि उसको तुरंत पकड़कर ही बंद कर दिया गया, लेकिन हसन निजामी कहते हैं कि मुसलमान उसे पकड़कर अजमेर ले गए, जहां कुछ समय बाद विद्रोह के अपराध में उसका वध कर दिया गया। यह मत ज्यादा सही लगता है, क्योंकि पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर हमीर शब्द खुदा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मोहम्मद की उसने अधिकता स्वीकार कर ली थी और वह कुछ समय तक जीवित था। चंद्रबरदाई के अनुसार करें तो पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर के बंदी बना लिया गया, जहां उसे गौरी की हत्या करने की सजा में उसका वध कर दिया गया। लेकिन ये विद्वान जो इतिहासकार हैं इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये पूरा उस वक्त नहीं लिखा गया था। इस ग्रंथ को उसके लड़के जल्लहन ने पूरा किया था, तो इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण ज्यादा बातें हैं और इसमें जो तथ्य दिए हैं वो काफी एरर भी दिए हुए हैं, इसीलिए इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते चंदावर का युद्ध 1194 में। तो अब मोहम्मद गौरी के सामने जब अजमेर दिल्ली का शासन आ गया, तो उस वक्त उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वंश था गहड़वाल वंश, जिसका शासक था जयचंद, ठीक है। तो चंदावर के युद्ध में 1194 में ये जयचंद को इसने पराजित कर दिया था, और जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, उसका चौहान जो राजवंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार गहड़वाल वंश भी इस मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ ही समाप्त हो जाता है, और कन्नौज जैसा समृद्ध एक राज्य है, वो प्रांत है, वो तुर्कों के अधीन हो जाता है। अब इसके बाद उसके पास चंदेल बची थी। अब वो मोहम्मद गौरी ने चंदेल वंश की ओर आंखें तरना स्टार्ट की थी। तो चंदावर का युद्ध रखना कब है? 1194 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, जब मोहम्मद गौरी चूंकि यहां से बेजा करने के बाद गजनी चला गया, गौर प्रदेश में चला गया, तो क्या हुआ, उत्तर भारत में कई विद्रोह हुए, जिनका दमन किसने किया? ऐबक ने किया, जिसमें कोल विद्रोह अलीगढ़ के समय है, अजमेर विद्रोह अजमेर के आसपास के इलाकों में है, ग्वालियर में के किले पर कब्जा है, और राजस्थान में विद्रोह है। और इनको जो दबाया था वो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दबाया था।
अब उसके बाद मोहम्मद गौरी पुणे भारत आया 1195 में, और 1195 में आकर के उसने बयाना पर हमला किया और वहां के शासक को अपने अधीन कर लिया। वहां का राजा था राजा सुलक्षण पाल, उसने संधि कर ली। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जाते जाते अपने गुलाम सूबेदार तुगरिल से कहा कि मेरे जाने के बाद 1-1.5 साल के बाद ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया, और फिर वही हुआ। एक लंबे युद्ध के पश्चात ग्वालियर को जीत करके इसने अपने अधीन कर लिया। अब बात आई राजस्थान में विद्रोह की। राजस्थान में विद्रोह, काफी समय तक मोहम्मद गौरी भारत में वापस नहीं आया, और जिसके कारण क्या हुआ, राजस्थान में विद्रोह हो गए। 1197 जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक, इसने अनिलवाड़ को फिर लूटा। लेकिन यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक प्रत्यक्ष शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें लूट करके ही उसको छोड़ दिया था। उसके बाद उसने बदायूं को जीत लिया, वाराणसी और चंदावर के विद्रोहियों को जीता और पुणे उनको हासिल कर लिया। चंदावर चंदवार किसके अंदर था, गढ़वाल वंश के शासन में आता था, और कन्नौज को पुनः भी जीत लिया गया। यानी एक बार जीतने के बाद द्वारा जो विजय हुई है उसमें एक ही सेना नायक का बहुत बड़ा योगदान है, और वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से भारत में मोहम्मद गौरी ने अपना जो राजवंश है वो स्थापित कर लिया था। अब कन्नौज के शासक को पराजित करने के बाद अब उसकी निगाहें बुंदेलखंड के शासक परमार देव के ऊपर पड़ी, जो कि चंदेल वंश का था। ठीक है, बुंदेलखंड पे चंदेल वंश का ही शासन बचा था, और इसकी सीमा तुर्की राज से टकराने लगी थी। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार देव से उसकी राजधानी कालिंजर पर आक्रमण कर दिया था। उसने समझौते का प्रयास किया। उसका एक मंत्री था अजय देव, उसने पानी की व्यवस्था कर ली। लेकिन जैसे इस पानी की व्यवस्था का जानकारी तुर्कों को मिला, और उन्होंने उस पानी के स्रोत को बंद कर दिया। इससे और दिक्कत हो गई। चंदेलों ने कालिंजर का किला खाली कर दिया, संधि कर दी, और इसी समय 1202 में ही परमार देव की भी मृत्यु हो जाती है। उनके मंत्री जो अजय देव था, बाद में इसने समझौता कर लिया था। कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर तुर्कों का क्या हो गया, आपका आधिपत्य हो गया। और यहां पर महोबा के जो मंदिर हैं उनको बुरी तरह से लूटा गया। ये आपको महोबा का रहेलिया का सूर्य मंदिर है, ये उसी वक्त जो छत्तीस दिखाई दे रहा है तभी का टूटा हुआ है। और ये कालिंजर का किला है, इसको भी उन्होंने, यहाँ पर जो नीलकंठेश्वर का जो मंदिर है उसको तोड़ दिया था। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु की हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बारे में काफी कुछ विवादित है, लेकिन मोटा मोटा जो वहां के तत्कालीन ग्रंथ हैं और आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि उसे खोकर जनजाति के एक सरदार ने मार दिया था। 1206 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोकर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए अंतिम आक्रमण किया था। इस अभियान के दौरान दमयक नामक स्थान पर, जो कि झेलम नदी के किनारे था, यह क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, शाम की नमाज थी, और उसी वक्त एक खोकर सैनिक आता है और उसकी हत्या कर देता है। ध्यान रखना, मृत्यु से पूर्व उसने अपने दासों को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मोहम्मद गौरी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कई बार प्रश्न में पूछी गई है कि इसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति वाले इसने जो सिक्के लक्ष्मी की आकृति वाले चलाए थे, अर्थात इसके सिक्कों पर लक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। ये मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण और उसके कारण थे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसके जो पॉइंट है उसे नोट करने की कोशिश करिएगा। मैं अगले वीडियो में गुलाम वंश को पढ़ाऊंगा। मिलते हैं, धन्यवाद।